देना चाहता है तो दे सकता है, और साथ में बताना भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उस प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बताया था। देखिए जितने भी प्रश्न थे, थोड़ा सा मैं कहीं पर चला गया था अभी, तो जल्दी से वीडियो नहीं बना पाया, तो अब जाके आया हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जितने भी प्रश्न है ना, जो हमारे नोट्स के अंतर्गत पूछे गए हैं, जो हमने यूट्यूब पे वीडियोस आपको करवाई थी उसी के अंतर्गत पूछे गए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। 2-4 प्रश्न कह सकते हैं, परंतु ज़्यादातर जो प्रश्न का था, जो मतलब जो प्रश्न आए थे, हमने जो डिस्कस किए वही आए जो हमारे नोट्स से पूछे गए थे। 1500 प्लस जो नोट्स है ना, उसी से प्रश्न बने हुए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। खैर चलिए आपको बता देते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए थे। इनमें जो सूरदास के गुरु कौन होंगे, तो ये थे आपके विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य, विकल्प सी। विट्ठलनाथ सूरदास, जो विट्ठलनाथ थे ये बल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, 2 अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर हैं? इस प्रश्न पे थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है, क्योंकि जब आप पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर 10 स्वर बताए जाते हैं अपभ्रंश भाषा के, परंतु विकल्प में कोई भी नहीं है। तो गूगल इत्यादि करोगे तो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, 8 विकल्पों के अनुसार 8 होगा, वैसे 10 है, पुस्तक में 10 है, इसका भी ध्यान रखना आप। पुष्टि मार्ग का मत किसने दिया है? पुष्टि मार्ग का मत किसके द्वारा दिया गया है? ये भी हमने बहुत बार किया गया था सॉल्व इस प्रश्न को। जो पिछली हमने जो 1500 प्लस प्रश्नों की मैराथन डाली थी ना, उससे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा। तभी मैं जोर देकर कह रहा था कि आप उसे देख लेना। तो तीसरे का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का मत बल्लभाचार्य का है। यहाँ पर अनीता जी सही उत्तर देते जा रहे हैं, आप बाकी भी अपने उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, दिखाई देने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अगर मैं कमेंट इसको ऑन रखता हूँ तो? एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पर। कोई इश्यू तो नहीं है ना? लाइव में कई बार कुछ इशू हो जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता है। आवाज वगैरह ठीक है सब कुछ? तो देखिए अभी वीडियो बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, इतनी लंबी चली जाएगी। दीक्षा जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। पुष्टि मार्ग का मत जो मैंने आपको बताया, ये हो गया तीसरे का आपका बल्लभाचार्य। अगला है, देखिए तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी, विकल्प ए, चौथे का ए। और प्रश्न संख्या 5, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अब जहां पर भी आपको समन्वय नामक दिखाई दिया तो वहां पर आपने सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी पे टिक लगा देना था। अगला है 6, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये की गई है आपके हित हरिवंश गोस्वामी के द्वारा। छठे का सही हो गया बी। तो 7वां देखिए, काव्य कला की दृष्टि से भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके सूरदास, विकल्प बी। अगर बफरिंग हो रही हो या क्वेश्चन स्किप हो रही हो तो बता देना मुझे। अगला देखिए 8, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, प्रदत्त पद्य पंक्ति में किस कवि के भावों को अभिव्यक्ति मिली है? तो जो 8वें का सही विकल्प होगा तो वो होगी मीराबाई के संबंध में है ये। और जिन्होंने भी मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड की थी, धन्यवाद आप सभी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सभी ने क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे, आप सभी का धन्यवाद। प्रश्न संख्या 9, श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है?
श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है? तो जो श्रृंगार सोरठा है ये रचना हो जाएगी आपकी बी, रहीमदास की। प्रश्न संख्या 10, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी? अवधि, बार बार बताया था आपको ये भी। अगला है यहाँ, तुलसीदास ने राम कथा के बहाने शुभ अशुभ शकुनों पर विचार किस रचना में किया है? तो ये किया है आपकी रामाज्ञा प्रश्न इस पुस्तक में। बाजू के दर्द से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? तो ये लिखी थी हनुमान बाहुक। कौन सी? हनुमान बाहुक, विकल्प बी। यहां से अब उल्टा चलते हैं, नहीं ऊपर से ही आते। निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि राम काव्यधारा का नहीं है? देखिए, तुलसीदास भी हैं, अगरदास भी हैं, नावादास भी हैं, परंतु जो रस खान है ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। सी सही विकल्प होगा यहाँ। फिर अगला है यहाँ पर 13 हो गया, 13 का रस खान। प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा गया है तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना की भाषा ब्रज है? देखिए, जानकी मंगल, बरबे रामायण, इन दोनों की भाषा तो आपकी अवधि हो जाएगी। इस प्रश्न पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण गीतावली और दोहावली दोनों की भाषा ब्रज है। इस पे आप क्लेम करना चाहो कर सकते हो। इसका सी डी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है 15, इसमें पूछा गया रसखान किस जाति से संबंधित थे? रसखान जाति से मुस्लिम थे और मुस्लिम तो यहां पर विकल्प में नहीं है, तो पठान आएगा, बी। आवाज वगैरह सब कुछ आ रहा है आप लोगों को? लाइव में संदेह रहता है थोड़ा सा, यस नो करते जाइए। प्रश्न संख्या ये हो गई अपनी 15, 16 पे चलते हैं अब। पुष्टि मार्ग का जहाज की उपाधि से किस कवि को विठलनाथ ने विभूषित किया था? मैंने बताया था ना आपको, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सूरदास। सूरदास को किया था, सी। फिर देखिए साथ में है 19, रीतिकाल को श्रृंगार काल की भूमिका किसने दी? किसने कहा रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो ये आपका कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। 19 का हो जाएगा बी। फिर प्रश्न है 17, इसमें क्या पूछा गया है? मीरा के काव्य की भाषा क्या थी? तो जो मीराबाई थी इनके काव्य की भाषा क्या थी? तो ये थी ब्रज साहित्य राजस्थानी। प्रश्न संख्या 20, बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, ये मत किसका था? ये किसने कहा? ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था, इसी तरह से रिलेटेड प्रश्न था एक। तो इसका जो क्या हो जाएगा उत्तर? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। 20 का बी। अगला देखिएगा यहां पर, या लुकुटी अरु कामरिया पर तीनों लोगों का राज्य निछावर करने वाले कवि कौन थे? तो जो ये थे इसका क्या हो जाएगा? रसखान। रसखान की ये पंक्तियां हैं, या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजो डारो, ये पंक्ति थी इनकी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 21, इसमें क्या पूछा गया? मतीराम द्वारा रचित दोहों का संग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मतीराम सतसई, सी।
अगला देखिएगा यहाँ 22, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काला, अली कली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाला, यह दोहा किस कवि द्वारा रचा गया है। ये भी मैंने करवाया आपको। सारे के सारे प्रश्न नॉर्मली से ज्यादा मुश्किल नहीं, बिहारी का है ये। अगला है 25, इसमें क्या पूछा गया है, रीतिबद्ध काव्य धारा का कौन सा कवि वीर रस पूर्ण रचना से संबंधित है। वीर रस ये भी करवाया था ना आपको, जब मैंने मैराथन चलाई थी उसमें बताए थे सारे के सारे प्रश्न। तो भूषण ऐसे रीतिकाल के कवि थे जिनके काव्य में हमें वीर रस देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा सी, भूषण। अगला है 23, क्या पूछा गया है, रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा दी गई है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करिए, शाबाश। तो रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केशवदास को, विकल्प ए। अगला प्रश्न 26 पूछा गया, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, मैंने बताया था ये भी आपको। रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त है, तो इसमें होगा बिहारी। कई जगह सेनापति भी दी जाता है, परंतु बिहारी यहां पर स्वीकार होगा क्योंकि बिहारी मेन है। अगला देखिएगा 20 का बी है पक्का सर, 20 कहाँ चला गया। अच्छा हाँ, 20 का बी, मैं यही बता रहा था ना आपको, 20 का बी। तो 26 का मैंने बताया आपको सी, आगे पीछे हो गया। अगला देखिए 24, निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, परंतु देव नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा देव, बी। अगला देखिए 27, क्या पूछा गया, कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो सेनापति हो जाएंगे इसके रचनाकार, डी, 27 का डी। अगला है 28, क्या पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, शाबाश बताइए, इसका भी सरल प्रश्न है। 10 जनवरी को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये प्रश्न आप बताइएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है। ह का उच्चारण स्थान, तो जो ह का उच्चारण स्थान है ये कंठ होगा, विकल्प बी। हिंदी साहित्य वाला पोर्शन था ना, ये सरल था हमारे लिए। प्रश्न संख्या 29, स्वर के कितने भेद हैं। तो जो स्वर के कितने भेद होंगे बताइए। हर्ष दीर्घ प्लुत 3। 32, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के कौन से व्यंजन आते हैं। तो ये आते हैं दूसरे और चौथे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30, जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो जैसे आपने बी लिखा है ना दीक्षा जी, इससे पहले आप प्रश्न संख्या भी डालिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रश्न संख्या 30, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम चुनें। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं यहां पर, ये भी सरल था, यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर है 33, क्या पूछा गया है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। 3, 4, 2, 5, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। फिर चलिए प्रश्न संख्या 34 के पास, चयन शब्द का सही संधि विच्छेद चुने। इनमें से चयन शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि वाले प्रश्न आ गए हैं अब 34 पे, बताइएगा। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प सी, चे धन अन, मतलब चे जमा अन। फिर है 37, इसमें क्या पूछा गया है, इच्छा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनता है। अगर प्रत्यय लगाते इक प्रत्यय तो ऐच्छिक होता,
यहाँ पर इन्होंने प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, हीन, इच्छाहीन होगा विकल्पों के अनुसार, तो इसलिए इच्छा शब्द वाला ये होगा ए, इच्छाहीन। फिर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 35, इसमें क्या पूछा गया है, व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद छांटे, दिए गए विकल्पों में से व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ये होगा विधन उत्पत्ति, बी जमा उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 38, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, बताइए इस प्रश्न का भी उत्तर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये होगा आपका 3, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। फिर प्रश्न है 36, खुशबू में उपसर्ग है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग और प्रत्यय पता है ना आपको, उपसर्ग लगते हैं पहले, प्रत्यय लगते हैं पीछे शब्द के, तो जो खुशबू में उपसर्ग होगा तो ये होगा खुश, विकल्प बी। फिर 39, टर खरखर आदि शब्द कौन से हैं, क्या ये रूढ़ी है, यौगिक है, योग रूढ़ी है, कौन सा होगा इनमें से बताइए 39 का, तो ये हो जाएंगे आपके रूढ़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहां पर। तो 39 का ए। फिर प्रश्न है 40, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहां पर बताना था कामायनी कैसे लिखी जाती है, दिए गए विकल्पों में से। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, आप लोगों को ज्ञात होगा ही ये, तो जो कामायनी लिखा जाता है विकल्प सी के अनुसार, कामायनी। फिर प्रश्न है 43, पूछा गया है मोहन पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है, चलिए हम ना सीधे सीधे इस तरफ चलते रहेंगे, इससे उल्टा हो जाता है, जिन्होंने उत्तर तालिका देखनी हो। 41, इसमें क्या पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, तो यहां पर जो शुद्ध वाक्य होगा तो वो हो जाएगा आपका, ये तो गलत है, राम लक्ष्मण, विकल्प बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, विकल्प बी। फिर जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम है, जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न संख्या यहां है 43, मोहन पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है, मोहन पत्र लिखता है इसमें कौन सी क्रिया होगी, इसमें है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, परंतु विकल्प में कहीं पर भी नहीं है, यहां पर सकर्म है, तो मुझे लग रहा है डी ही होना चाहिए इसका, सकर्म नहीं होता, सकर्मक होता, अगर क लगा होता तो हम इसे शुद्ध मान सकते थे, तो अगर सकर्मक होगा, मिस्टेक होगी तो ये मान सकते हैं, बाकी ऑप्शन डी भी दिया है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि सकर्म नहीं होता, सकर्मक होता है। अगला है 44, गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र में बहती है, इस वाक्य में सही कारक पहचाने, कहीं से भी अगर विचलन हो रहा है तो वहां पर सीधे आता है अपादान कारक, पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो यहां पर होगा अपादान। विदुर का स्त्रीलिंग क्या है, विदुर का स्त्रीलिंग बताइए, तो यह हो जाएगा विधवा, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न देखिए 46, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, क्या होगा इसमें, बहुअज्ञ। लंबोदर शब्द में समास छांटिए, लंबोदर में कौन सा समास होगा, तो जो लंबोदर है इसमें बहुब्रीहि समास होगा, विकल्प बी। आलसी शब्द का विलोम शब्द छांटे, आलसी का विलोम क्या होगा, आलसी का विलोम क्या होगा, आलसी का होगा मेहनती, 48 का ए। फिर प्रश्न है अगला
पत्नी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने। पत्नी शब्द का सही पर्यायवाची तो ये हो जाएगा दारा, सी दारा। अगला है यहां अनल और अनिल युग्म शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आग और हवा, विकल्प बी। आस्तीन में सांप पालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आस्तीन में सांप पालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रु को मित्र बनाना, आसपास के लोगों से शत्रुता रखना, शत्रु को आश्रय देना, जानबूझकर अपनी हानि करना। शत्रु को आश्रय देना, आस्तीन में सांप पालना। फिर थोड़ा सा यहां पर ये प्रश्न ब्लर हो जाता है, क्या है? अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अपनी डफली अपने हिसाब से जाना, सबका अपना अपना मन होना, अलग तरह का राग आना। इसमें होता है, मान लीजिए कहीं पर हम रह रहे, थोड़े से मुझे विकल्प ये समझ नहीं आ रहे हैं। अपने हिसाब से कोई कार्य करना, कोई आपका शीर्ष नेता हो उसको भी आप दरकिनार कर दें और जो भी आपका मन करने का करे तो वो करे, तो सबका अपना अपना मन होना। तो इसी हिसाब से मेरे ख्याल से विकल्प बी मुझे सही दिखाई दे रहा है। बाकी आप बताइएगा क्या है। सी अलग तरह का राग अलगाना, क्या लिखा है ये, बाकी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। विकल्प के अनुसार बी सही होगा। फिर क्या है 53 में, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो के लिए एक शब्द चुनिए। अगम्य, सुगम्य, दुर्गम, दुर्बोध। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो से दुर्गम कहा जाता है। फिर है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु, ऑप्शन ए। साउंड सिस्टम ठीक है सभी को? आवाज वगैरह आ रही है? मुझे स्वयं चेक करना पड़ रहा है, आप लोग तो रिस्पांस दे नहीं रहे। हाँ, अगला देखिए यहां पर 57, 57 नहीं, ऊपर से नीचे को आएंगे हम। शब्द शक्तियों के भेद में से कौन सा भेद नहीं है? आपको पता है शब्द शक्तियां कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जो विकल्प डी है ये इसकी नहीं होगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। देव जी के द्वारा इसके ऊपर एक पंक्ति भी गई है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, इस तरह से कुछ पंक्ति है, मुझे इस समय स्मरण नहीं हो रही। अगला देखिए 56, सोहत ओढ़त पीट पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो जो ये पंक्ति है यहां पर जो अलंकार हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, 56 का बी। अगला देखिए 57, इसमें पूछा गया है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो धन संचय का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें जो अलंकार होगा तो वो हो जाएगा यमक अलंकार। अगला देखिए यहां पर छंदों के मुख्य रूप की में से कितने भेद हैं, क्या लिखा है? छंदों के प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? अच्छा, छंदों के प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? छंद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। अगला देखिए 59, यदि दोहे के सम चरण विषम चरण के स्थान पर रख दिए जाएं तो डैश बन जाता है। यदि दोहे के
समचरण विषम चरणों के स्थान पर रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका सोरठा। क्या बनता है? सोरठा। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? रस भी मैंने आपको करवा दिए थे सारे के सारे, तो यहां हो जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला है संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। एक ऐसा संचारी भाव है जो कवि विशेष के द्वारा स्थापित किया गया था। रीतिकाल का कवि है, क्या नाम है उसका बताइए। प्रश्न संख्या 6232। भारतेंदु की कौन सी रचना है जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है? कौन सी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की? बाला बोधिनी। बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो ये तीनों की तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और जो नाम चेंज हो गया था हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तीनों इनकी पत्रिकाएं होंगी। फिर प्रश्न है 63, इसमें क्या पूछा गया है यहाँ? घीसू और माधव दोनों पात्र प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये सारी की सारी कहानियां मुंशी प्रेमचंद की ही हैं, तो ये किसके पात्र होंगे? कफन कहानी के पात्र होंगे ये। अगला देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञे की कौन सी विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है, किस विधा की रचना होगी ये? बताइए किस विधा की रचना है? ये है आपकी उपन्यास विधा की रचना, शेखर एक जीवनी। प्रश्न संख्या 65, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से संबंधित गीत है ये? सारे के सारे गीत, सारे के सारे नाटक हैं जो ये किसके होंगे? जयशंकर प्रसाद के ही होंगे। ध्यान रखना, भविष्य की तैयारी हेतु कह रहा हूं। तो जो ये गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किसके द्वारा गाया गया है ये? कार्नेलिया के द्वारा। कार्नेलिया के पिता का नाम बताइएगा अगर आता है। 66, आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इधर कौन सा उत्तर होगा सही बताइए। महादेवी वर्मा। फिर प्रश्न है यहां पर 67, सरोज स्मृति कविता निराला के किस प्रकार की कृति है? जो सरोज स्मृति है ये निराला की शोक गीतात्मक कविता है। इनकी पुत्री है सरोज, उनकी मृत्यु पे इन्होंने ये रचना लिखी थी, ये कविता लिखी थी। फिर दो बैलों की कथा कहानी के रचयिता कौन है? दो बैलों की कथा कहानी के रचयिता कौन होंगे? तो दो बैलों की कथा कहानी है, दो बैलों की कथा जो कहानी है इसके कहानीकार हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद। फिर डबिंग का हिंदी शब्द क्या है? बताइएगा 69 में बताइए सभी। थोड़ी देर में बैठ जाता हूं, डबिंग में क्या आएगा थोड़ी देर वेट करता हूं। डबिंग में क्या होगा सभी उत्तर दीजिए, शाबाश। क्या आना चाहिए यहां पर? चैट पे अपना उत्तर दीजिएगा, बताइए डबिंग पे क्या होना चाहिए। सिक्सटी नाइन का क्या होना चाहिए? मनु ए ध्वन्यांतरण। और बाकी भी बताइए ना।
शायद नहीं बताना चाहते आप। भाष्यांतरण होगा इसका बी। अगला देखिए 70। 1880 में भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि किसकी रचना है, शेक्सपियर की रचना है, इसका अनुवाद किया था और किस नाम से किया, ये यहां पर उत्तर देना है। बताइए। तो ये होगा दुर्लभ बंधु, इस नाम से किया था, विकल्प ए। अगला है 71। विश्व अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दिवस वाली पीडीएफ मैंने आपको एक बार सेंड की थी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी वो, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहां पर प्रश्न भी पूछे गए हैं। एक सेकंड आप लोग वेट करना, साथ में आप दूसरा प्रश्न भी पढ़ लीजिए तब तक। चलिए देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। 30 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष ये। अगला देखिए यहां पर 72। चार्ज शीट के लिए हिंदी में पर्याय क्या होगा? चार्ज शीट के लिए तो इसमें हो जाएगा आरोप पत्र। अगला देखिए अलॉटमेंट के लिए हिंदी में पर्याय क्या है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आएगा आपका आवंटन। क्या? आवंटन। गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है? सरल प्रश्न है ये भी। तो ये हो जाएंगे आपकी मुंशी प्रेमचंद। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। इस कहानी में किस समस्या को उठाया गया है? कौन से विषय है इसमें से? जो ये भारत विभाजन पर आधारित कहानी होगी, विकल्प सी 78 का 75 का ये होगा भारत विभाजन। अपना रासा लो बाबा कहानी के लेखक कौन होंगे? मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, काशीनाथ सिंह। तो ये काशीनाथ सिंह की कहानी हो जाएगी, ऑप्शन डी। उदय प्रकाश की दरियाई घोड़ा और पाल गोमड़ा का स्कूटर किस विधा की रचनाएं हैं? दरियाई घोड़ा और पाल गोमड़ा का स्कूटर किस विधा की रचना है ये? तो ये कहानी विधा की रचनाएं हैं। मैं बार बार जोर देता हूं आपको विधाओं पे, तो ये होगा। देखिए विधाओं का प्रश्न पूछा गया है। फिर प्रश्न है यहां पर 78। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सारी की सारी रचनाएं ये होंगी रामधारी सिंह दिनकर की। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उर्वशी के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखिए श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बना था? यह भी इन्हीं की सारी रचनाएं होंगी, यह भी ध्यान रखना आपने। राग दरबारी उपन्यास है, इस पे धारावाहिक बना था।
फिर अगला है 80, तमाशा लोक नाट्य का संबंध किस प्रदेश से है? तमाशा, तो जो तमाशा लोक नाट्य है, विधा याद रखिए, तमाशा का लोक नाट्य है ये, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की से क्या है? नाट्य। नाट्य ज्यादातर फेमस है इसलिए कह रहा हूं। 81, सुन्नी और भुक्कू की अमर प्रेम गाथा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? बड़ा अच्छा प्रश्न आया है ये भी, ये तो आप लोग चक देंगे प्रश्न को, सरल प्रश्न है ये। तो सुन्नी और भुक्कू ये आपकी चंबा का है, ऑप्शन बी। फिर देखिए प्रश्न संख्या 82, भारतीय शास्त्रों में संस्कारों की कितने भेद हैं? तो भारतीय शास्त्रों में संस्कारों के कितने भेद हैं? 16, ऑप्शन डी। अगला है 83, इसमें पूछा गया है सोमवार मंगलवार वीरवार के व्रत क्या कहलाते हैं? सोमवार मंगलवार वीरवार के व्रत क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न पे मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा संशय है इस प्रश्न पे। फिर भी जो मैं जिस प्रश्न की तरफ, जिस विकल्प की तरफ जाऊंगा तो वो होगा नैमित्तिक व्रत कहा जाता है, सी। बाकी आप लोग भी कमेंट करिएगा, थोड़ा सा सस्पेंस में है, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी बताऊंगा। अगर इस समय आपने नॉर्मली देखना है तो सी की तरफ जा सकते हैं आप, नैमित्तिक। फिर प्रश्न है यहाँ, कुंजू चंचलो प्रेम गाथा का नायक कुंजू पेशे से क्या था? अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश को रिलेट करने वाले प्रश्न आएंगे ना, ये हमारे लिए बेहतर रहते हैं। क्यों? एक देखिए हमारे जो स्थानीय लोकगीत होते हैं, स्थानीय लोक नाट्य होते हैं, स्थानीय कुछ भी चीजें होती हैं, कहानियां होती हैं, अगर उसको हम सिलेबस में देंगे ना, ज्यादा बेहतर रहता है अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु। इसलिए मुझे आज का ये प्रश्न पत्र बड़ा सुंदर लगा। इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे लोक कथा, हमारे लोक नाट्य को प्रमोट करते हैं। तो जो कुंजू चंचलो प्रेम गाथा का नायक कुंजू जो है पेशे से क्या है? तो पेशे से ये गडरिया है। अगला है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को। अगला देखिएगा यहां 87, त्यागपत्र उपन्यास की केंद्रीय समस्या क्या है? त्यागपत्र उपन्यास है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? त्यागपत्र किसका उपन्यास है? पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए आपको, जैनेन्द्र कुमार का है ये उपन्यास। और केंद्रीय विषय क्या है, केंद्रीय समस्या क्या है? नारी शोषण पर आधारित है ये। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। इस कहानी में किस वर्ग की समस्या को उठाया गया है? तो इसमें जो समस्या उठाई गई है सेवानिवृत्त प्राप्त कर्मचारी की। अशोक के फूल किसकी कहानी है? कहानी नहीं है, निबंध है ये, निबंध। अशोक का फूल निबंध है ये। किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंच। अगला है 91। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौर सैनी, ऑप्शन ए। कितना प्रश्न? 91 ना। नाइन्टी टू। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? रिपीटेड प्रश्न है ये भी। क्या होगा इसका? कबीर का क्या होगा?
कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, विकल्प सी। फिर 93, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, परंतु बघेली नहीं है। ये पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की होगी। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक बताइएगा। बल्वाचार्य, ऑप्शन बी। आलवार अर्थात वैष्णव भक्त है, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या है 12, ऑप्शन बी। सिद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। जो सिद्ध साहित्य है किस भाषा में लिखा गया था, संध्या भाषा या सांधा भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा 9, इसमें क्या पूछा गया है, 9 नाथों में से किस नाथ का संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबा से है। तो इनमें से जो सही होगा तो वो हो जाएगा आपका चरपट नाथ, सी। पवनचरियू के रचयिता कौन है। पवनचरियू के रचयिता कौन है दिए गए विकल्पों में से। तो जो पवनचरियू है, पवनचरियू किसकी रचना होगी, स्वयंभू की। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन होंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी। चौरासी वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन थे। गोकुलनाथ, ये भी मैंने बताए थे, सारे प्रश्न बताए थे। सिद्धों की संख्या कितनी है। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। आदिकाल साहित्य की भाषा क्या है, आदिकालीन साहित्य की भाषा क्या है। जो आदिकालीन साहित्य है ना, इसकी भाषा बतानी थी। डिंगल पिंगल। दोहा कोश रचना के रचयिता कौन थे या हैं। दोहा कोश रचना है, इसके रचयिता कौन होंगे, सरहप्पा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहां 105, परमाल रासों के रचनाकार कौन है। परमाल रासों के रचयिता कौन है, जगनीक। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी किस परिवार में आती है, किस भाषा परिवार में आती है। भारोपीय परिवार में, डी। कौन सी विदेशी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक कृति के लेखक कौन होंगे, उदय नारायण तिवारी। बाकी देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, भविष्य की तैयारी हेतु अगर आप लोग तैयारी करेंगे टीजीटी हिंदी टेट, टीजीटी हिंदी कमीशन, इसके लिए चाहे नोट्स लेना चाहते हैं चाहे तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, कोर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। तो जरूर अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टीजीटी हिंदी टेट का कोर्स या फिर टीजीटी कमीशन का, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। कोर्स भी हैं और नोट्स भी हमारे अवेलेबल हैं, कोई भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा थोड़ी देर में लिंक, उसके साथ जुड़ जाना आप, वहाँ पर व्हाट्सएप में पीडीएफ दे दूंगा। फिर देखिए प्रश्न यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुल्लर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा आदि के अनुसार पृथ्वीराज रासो कैसा ग्रंथ है।
इतने सारे विद्वान दे दिए, अगर आपको एक भी विद्वान दिया होता तो आप सही कर सकते थे इसको। कैसा है ये? अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो को ये सारे के सारे अप्रमाणिक या जाली ग्रंथ कहते हैं। मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले साधक क्या कहलाते हैं? मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक क्या कहलाते हैं? सिद्ध, सिद्ध कहलाते हैं ये। अगला देखिए, नौ नाथों में आदिनाथ जिसके वे साधना करते थे, क्या नाम था उनका? नौ नाथों में जो आदिनाथ हैं जिसकी वे साधना भी करते थे, उनका क्या नाम है? शिव, शिव नाम है आदिनाथ का। फिर प्रश्न है 112, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे दामोदर शर्मा। अगला है 113, निम्नलिखित संतों में पढ़ा लिखा संत कौन सा है? जो यहां पर संत दिए गए हैं इनमें से एक ऐसे भी संत है जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और इन्हें जो श्रृंगारिक रस ना, श्रृंगार रस, उससे इन्हें नफरत थी। कौन है ये? सुंदरदास। अगला प्रश्न देखिए 114, कबीर बाणी का पहला संग्रहकर्ता कौन है? कबीर वाणी का पहले संग्रहकर्ता कौन थे? धर्मदास। अगला है 115, निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? थोड़ा सा ये प्रश्न हटके हो गया। क्यों हटके हो गया? इन्होंने थोड़ा सा गलत कर, ऐसा कह सकते थे भक्ति के मुख्य संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? निर्गुण में तो ये विठलनाथ भी सगुण थे, रामानंद भी सगुण थे, बल्लभाचार्य भी सगुण थे, गणानंद भी सगुण थे। ठीक है, तो निर्गुण तो नहीं हो सकता है। सगुण भक्ति के मुख्य संस्थापक थे रामानंद, ऑप्शन बी। निर्गुण के तो कबीरदास थे। अगला देखिए 116, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधि में। अगला है 117, इसमें क्या पूछा गया है? मसनबी शैली का संबंध किससे रहा है? मसनबी शैली में लिखते थे सूफी, ऑप्शन सी। एक 118, इसमें क्या पूछा गया है? खंडन मंडनात्मक किस की विशेषता रही है? खंडन मंडन कौन करते थे ज्यादा? तो ये करते थे आपके जैन भी नहीं करते थे, सूफी भी नहीं करते थे, सिद्ध भी नहीं करते थे, संत काव्यधारा वाले करते थे। कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, मल्लुकदास हो गए, आदि आदि। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। कितने इसमें कवि थे? 8। अष्टछाप कवियों में कौन शामिल नहीं था? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे, परंतु तुलसीदास नहीं थे। तो सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी इसका सही होगा उत्तर। तो देखिए यहां पर हो गए हमारे 120 प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, तो मैं आपको जोर देकर कहूंगा, ये जो प्रश्न थे ना बहुत ही नॉर्मल थे, नॉर्मल प्रश्न थे। इनमें से देखिए बहुत ही नॉर्मल थे। अगर बात की जाए कि कितने सही होने चाहिए थे आपके 120 में से, 120 में से अगर ना बोल के आपके 110 तो सही होने चाहिए थे, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जिन्होंने भी कोर्स लिया था, जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए थे, दोनों के मैं कहता हूँ टैट हो जाएगा अगर उन्होंने तन मन धन से पढ़ाई की होगी तो। क्योंकि
कोर्स लेने के बावजूद, नोट्स लेने के बावजूद भी कईयों के पास समय नहीं होता है, तो वो अपने परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते हैं। आप लोग नोट्स लेते हैं या फिर कोर्स लेते हैं, उनमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं। ये जो प्रश्न पत्र है ना, इसमें मैं आपको लिख कर कह सकता हूँ लगभग 118 प्रश्न डायरेक्ट हमारी ही, चाहे वीडियोज हो चाहे नोट्स हो, उनसे बने थे। ठीक है। भविष्य की तैयारी हेतु लगता है आपको कि आपके नियर डियर किसी का टेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हो कि आप तन मन से तैयारी करिए, नोट्स इत्यादि आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक थोड़ी देर में दे दूंगा, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हो। और बताइएगा कमेंट करके कि आपके 120 में से कितने सही हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हटके ये प्रश्न था। तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए थे। इनमें जो सही विकल्प होना था, तो ये किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ये पहली आईपीएस हैं। इनसे रिलेटेड पहले भी टेट्स में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इनकी पुस्तक पूछी गई है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किन ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किन ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर आप भी अपने जो जो उत्तर आपको लगते हैं ना, आप भी यहाँ पर लाइव चैट में लाइव चैट कर सकते हैं, अपने उत्तर भी दे सकते हो साथ साथ में। तो किन ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो सही होगा बुध और शुक्र। सी सही विकल्प होगा यहाँ, बुध और शुक्र। अगला देखिए 123, इसमें क्या पूछा गया था? अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, ये किस हिंदू देवता को समर्पित है? देखिए, अगर पहले जो टैट हुए थे वहां पर पूछ लेते सीधे कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया कर देते। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एलटी टैट या फिर जो हिंदी साहित्य जहाँ पर होता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ पूछा जाता है। इससे पहले परीक्षा हुई थी पीजीटी की, पीजीटी हिंदी की, तो वहाँ पर भी हिंदी वालों को काफ़ी मुश्किल पूछा गया था प्रश्न पत्र। हाल ही में अभी HPSC मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की गई थी, उसमें भी भाई साहब इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही हार्ड स्तर का। इसी के साथ साथ वहाँ पर 50 से 60 प्रश्न तो गलत भी पूछे गए थे। ठीक है। कई बार कुछ लोग हिंदी को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को आजमाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, हमें अच्छा सुदृढ़ होना पड़ेगा, अपने आप को बढ़िया बनाना पड़ेगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विष्णु होगा। अंककोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है, परंतु किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु जी को, भगवान विष्णु। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था 124, भारत में कृषक दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए थे। इनमें जो सही हो जाता तो वो होगा आपका 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को। वीडियो के अंत में बताइएगा, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके जीके सेक्शन में, इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी इसका हम हिंदी वाला पोर्शन है, इसको भी आपके साथ लाइव के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात 125, इसमें क्या पूछा गया है? भारत का कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित है? तो ये विकल्प थे, तो इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा भारतीय, विकल्प बी, भारतीय। अगला प्रश्न 26, 126 मतलब, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है इनमें से? तो जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो ये होगा आपका न्यूजीलैंड। यहाँ पर देखिए, अभी लाइव में मैं अभी किसी के कमेंट नहीं लूँगा। कहा आपको कि जब वीडियोस मतलब हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे डिस्कस करने के पश्चात, उसके बाद यहाँ पर आपके कमेंट पढ़ने शुरू कर दूंगा लाइव चैट के। तो फिलहाल आप प्रश्न पत्र पे ही फोकस करिएगा। अगला देखिए 127, इसमें क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही हो जाएगा तो वो होगा आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर सी। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु, इनमें से जो सही होगा तो वो होगा इंदिरा कॉल।
अगला है 129, इसमें क्या पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो 129 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 1911 से। अगला है यहाँ 130। 130 में क्या पूछा गया है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहले तो ध्यान रखिए आप, ये है आपका चंपारण जिले में। कहाँ है चंपारण? इनमें से बिहार में है चंपारण जिला। अगला देखिए 131। पहली बार क्लोन से बनने वाली भेड़ का क्या नाम था? पहली बार जो क्लोन से भेड़ बनी थी उसका नाम क्या था, वो पूछा गया है। तो 131 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डॉली। डॉली था उस भेड़ का नाम। 131 का ए। 132, इसमें पूछा गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 4 विकल्प दिए गए थे, इनमें जो सही होगा 1969, ऑप्शन बी। अगला है 133, इसमें क्या पूछा गया है, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो विकल्प ये दिए गए हैं, इनमें से सही बताना है। 133 का तो जो यहाँ पर 133 में सही हो जाएगा 1972। 133 का डी। अब दोस्तों मुझे लाइव आना आ गया है। अब मैं सोचता हूँ रोज़ आपके साथ लाइव आया करूँगा, चाहे टीजीटी हिंदी हो, चाहे टीजीटी आर्ट्स वालों का हो, या फिर जो भी कमीशन अभी चला हो उसको डिस्कस किया करेंगे हम, ठीक है ना। आप वीडियो के अंत में बताइएगा टीजीटी हिंदी के लिए ज़्यादा हमें लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या फिर टीजीटी आर्ट्स के लिए जो कमीशन चलेगा उसके लिए। तो 133 का हो जाएगा डी, 1972। फिर है 134, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीडीएफ की? तो ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए थे, इनमें भी जो सही होगा तो कौन सा होगा? बड़े शुरुआती दौर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, विकल्प सी, ये कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 136। अब जी के सेक्शन यहाँ पर आ गया, एचपीजी के मतलब। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जो हिपा के नाम से जाना जाता है, तो हिपा की स्थापना कब हुई थी? पहले तो ये ध्यान रखिए हिपा क्या है। हिपा ये हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना पूछी गई है कब हुई है स्थापना इसकी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा तो वो होगा 1 जनवरी 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए 137, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बताइएगा। मुझे अभी याद आया बफरिंग भी होती कई बार। बफरिंग हो रही है, बताइएगा हाँ या ना। आई थिंक बफरिंग नहीं हो रही है, अगर हो रही होती तो आप कमेंट करते। नहीं हो रही है, ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो 137 क्या पूछा गया है, डॉक्टर वाईएस परमार का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो जो डॉक्टर वाईएस परमार है, जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, इनके राजनीतिक गुरु थे चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ,
ये बड़ा अच्छा प्रश्न लगा। मुश्किल तो था, अच्छा भी था, परंतु जिसको आता है उसको मुश्किल थोड़ी लगेगा, उसे तो सरल लगेगा ना ये। 138 का ए, रोहतांग दर्रा। अगला है 139, चीनी यात्री हुइन्स झील को लोहित्य सरोवर कहा था। उत्तर बताने की कोशिश करूंगा और साथ में जब आपको नई वीडियोस मिला करेंगी तो वहां पर आपके साथ इसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कांगड़ा के राजा धर्मचंद पर धर्मचंद नाटक किसने लिखा है? इस पे थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो मुझे मिला तो वो था कौन सा, मानिक चंद। मेरे हिसाब से इसका मानिक चंद होगा, सी। बाकी जब ऑफिशियल आंसर किया गया तब भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा सस्पेंस में हम इसे रख लेते हैं, मानिक चंद वैसे स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 141, यहाँ क्या पूछा गया है? मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है, ये शुरू इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा बहादुर सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी। फिर 142 है, इसमें क्या पूछा गया है? तो जो धूमशाह मेला है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 143, हुरुंग नारायण, हुरुंग नारायण ये पानी और अग्नि के देवता है। ये जो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में इनकी पूजा की जाती है? हाल ही में जो है, तब तब का प्रश्न मेरे ख्याल से ये बना हुआ है, इसलिए पूछा है। तो जो ये कुल्लू का होगा, सी। कुल्लू वालों को तो ये आता ही होगा प्रश्न। अगला देखिए 144, बिलासपुर में नलबाड़ी मेले का विचार किसने प्रकट किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपके डब्ल्यू गोल्ड स्मिथ। डब्ल्यू गोल्डस्टीन है, स्मिथ मुझे कोई ना, बी होगा इसका, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, खेपा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? खेपा त्योहार, जो खेपा त्योहार है ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति और किन्नौर में, ऑप्शन ए। लाहौल स्पीति है नहीं तो किन्नौर ही करेंगे। फिर प्रश्न देखिए 146, चंबा के रंग महल की नींव किसने रखी थी? चंबा के रंग महल की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी गई थी आपके राजा उमेद सिंह के द्वारा। अगला है 147, पहाड़ों की वाराणसी कहा जाता है किसे? पहाड़ों की वाराणसी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंडी को, हमारी मंडी को। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 148, इसमें क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश के झूरी गीत में झूरी का क्या अर्थ होता है? झूरी, झूरी होती है प्रेमिका, ठीक है, प्रेमी या प्रेमिका, तो ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है 149, शिमला की सीमा इनमें से किस जिले के साथ नहीं लगती है? सोलन के साथ लगती है, कुल्लू के साथ लगती है, किन्नौर के साथ लगती है, परंतु बिलासपुर के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ। हो गए हमारे, एक प्रश्न रह गया। अब अपने अपने आप कमेंट तैयार रखिएगा लाइव चैट में, जो जो आप पूछना चाहते हो।